नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 24 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, सीधे आज की न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड को लेकर। क्या है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड? ईयर कौन सा है? 2025। दो अवार्ड इसमें दिए गए हैं, एक है मेल बेस्ट एथलीट और एक है फीमेल बेस्ट एथलीट। ठीक है, यानी कि एक पुरुष कैटेगरी में और एक जो है महिला वर्ग में बेस्ट एथलीट को जो है 2025 वाला अवार्ड दिया गया है। तो मेल में तो दिया है नीरज चोपड़ा जी को, ठीक है, और पारुल चौधरी जो है उनको दिया है फीमेल कैटेगरी में। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, 2025 का इंडियन एथलेटिक्स जो अवार्ड है वो मेल में नीरज चोपड़ा को और फीमेल में पारुल चौधरी को मिला है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको पता है ये तो जो है अपना भाला फेंकते हैं, ठीक है, और पारुल चौधरी जो है ये स्टीपल चेस जो है इवेंट उसमें राष्ट्रीय जो है रिकॉर्ड धारक है और ये उनकी उपलब्धियों का जो है अच्छा सम्मान है। आगे देखिए, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है उसका आयोजन अभी किया गया है। ठीक है, कौन सी है? 12वीं 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। अब ब्रिक्स इतना न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें, ब्रिक्स न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस साल की 2026 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। ठीक है, और ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 3 दिन पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ये ब्रिक्स का बैंक है। किसका? ब्रिक्स का। और इसमें 10वां जो सदस्य है वो जुड़ गया, कौन सा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, 10वां सदस्य जो है उज्बेकिस्तान जुड़ गया था, जिसको अपन ने पढ़ा था। वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन उस दिन रह गया था, न्यूज़पेपर में भी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी इसकी वजह से। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनडीबी के मेंबर कौन कौन से हैं और ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, एनडीबी जो कि ब्रिक्स का ही बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिक्स के मेंबर। तो बी से हो गया अपना ब्राजील, आर से हो गया अपना रशिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 तो इधर भी सेम है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये पांचों इसमें भी है, पांचों इसमें भी है। अब बात आती है इसके जो है 10 मेंबर ब्रिक्स के और इसके उज्बेकिस्तान एनडीबी के। हाँ नहीं, ब्रिक्स के मेंबर है टोटल 11 और एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके मेंबर है 10। ये अपन देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन है। ठीक है, तो जब ब्रिक्स के मेंबर कंट्री की बात करते हैं तो हमने उस दिन पढ़ा था साउथ अफ्रीका के बाद में क्या क्या ऐड हुआ है? इजिप्ट यानी कि मिस्र, इसको आप मिस्र, ठीक है, इजिप्ट हो गया। उसके बाद अगला हो गया इथोपिया, ठीक है। उसके बाद हो गया ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया। ये 11 सदस्य तो हो गए अपने किसके? ब्रिक्स के मेंबर। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में हमने उस दिन बात करी थी। टोटल 11 सदस्य है। 11 सदस्यों में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, ये टॉप 5 जो इनके नाम से बना है। उसके बाद ज्वाइन किया इजिप्ट यानी मिस्र ने, इथोपिया ने, ईरान ने, यूएई ने, सऊदी अरब ने और इंडोनेशिया ने। लेकिन इसका जो बैंक है इसके सदस्य कितने हैं? 10। 10वां कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान। 1 2 3 4, ये 5 तो वही हो गए। 10th नंबर का है उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब देख लेते हैं 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां मेंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें है आपका बांग्लादेश, ठीक है, आपका इजिप्ट भी है यानी कि मिस्र, एनडीबी का भी मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर है, अल्जीरिया, ठीक है, कोलंबिया। यानी कि यहाँ जो पीछे ये 6 मेंबर है इनमें से सिर्फ एक देश जो कि मिस्र वो एनडीबी का मेंबर है, बाकी सारे जो एनडीबी के मेंबर है वो नए मेंबर है। ठीक है,
इन 6 में से मात्र एक देश जो इजिप्ट है, इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। बाकी लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का ही भाग है, उसको ज्वाइन नहीं किया है। ये जो पूरी लिस्ट है, ये आप नोट डाउन करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीज़न उसके पीछे है क्योंकि 2026 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहे हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए, ब्रिक्स एक संस्था है जिसका विचार एक पश्चिमी थिंकर ने दिया। उसने ये बोला कि भाई ये जो है दुनिया में एक ग्रोइंग जीडीपी है, फास्ट तरीके से गति कर रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, इनको साथ आना चाहिए। तो शुरुआत में ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में। तो ये 5 नेशन हो गए। उसके बाद 6 और सदस्यों ने ज्वाइन किया। इसमें कौन कौन से हैं? इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरब है और इंडोनेशिया है। ये किसके मेंबर हो गए? ब्रिक्स के मेंबर हो गए। ब्रिक्स ने सोचा कि यार, जब यूएन जैसी संस्था जिसका प्रतिनिधित्व जो है, नाटो जैसी संस्था जिसका प्रतिनिधित्व वास्तविक रूप से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका करता है, हमें भी एक संस्था इस तरह की बनानी चाहिए। तो उन्होंने ब्रिक्स बनाया। अब उन्होंने वर्ल्ड बैंक भेदभाव की शिकायतें आती है कि साउथ के जो नेशन है, साउथ के नेशंस का मतलब है भारत और चीन जैसे विकासशील देश, उनको कम फंड देने का प्रयास वर्ल्ड बैंक करता है। इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 सदस्य तो वही है जो ब्रिक्स के सदस्य है। छठा जो ब्रिक्स का सदस्य है वो इजिप्ट है। तो 6 सदस्य तो वही हो गए जो ब्रिक्स के मेंबर है, 5 टॉप वाले और नीचे से आपका इजिप्ट हो गया, यानी कि मिस्र जिसको बोला जाता है। 6 हो गए। अगले 4 कौन कौन से हैं? उसमें बांग्लादेश, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ये जो 4 मेंबर है, ये आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर है। सबकी लोकेशन आप मैप में देखेंगे और सबको अच्छे से आप याद करेंगे, ठीक है। तो अब इनकी जो ऊर्जा मंत्री है ब्रिक्स के, इनकी बैठक गुरुग्राम हरियाणा में होने जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है। 25 से 26 जून को होने वाली है। अध्यक्षता भारत कर रहा है। ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के जो ऊर्जा मंत्री है, किसके? इन देशों के जो ऊर्जा मंत्री है वो इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। और एजेंडा इस बार का है ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, ऊर्जा तक सबकी समान पहुंच। ये जो है इस बैठक का एजेंडा रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। पीछे जो नोट्स आपने बनाए उनको आप कट डाउन करिए और इस नए सीक्वेंस में आप इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, कोयला जो है एनर्जी, ऊर्जा पैदा करने का सबसे बड़ा स्रोत अभी भी इंडिया में है और हम लोग लगातार प्रयास करें कि सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा के माध्यम से इसको बदला जा सके, ठीक है। इसी प्रयास में ये जो है पहला कोयला का जो गैसीकरण है, ठीक है, कोयला के गैसीकरण के लिए, यानी कि कोयला से न केवल ऊर्जा पैदा की जाए बल्कि गैस भी पैदा की जाए। और गैस भी कौन सी पैदा की जाए? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसके लिए पहला जो है स्थान, पहली जो परियोजना है वो लखनपुर उड़ीसा में स्थापित की जा रही है, ठीक है। लागत इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्घाटन किसने किया इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 बातें इंपॉर्टेंट, कोयला का गैसीकरण, गैस कौन सी? अमोनियम नाइट्रेट, और जो प्लांट लगने जा रहा है पहला वो लखनपुर उड़ीसा में। ये 2 बातें आप याद रखेंगे, लखनपुर उड़ीसा, ठीक है। तो 2 बातें आप इसमें से याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जा सकता है। अब एक नया शब्द है जिसका जो है पॉली क्राइसिस। देखिए, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। अगर आप क्राइसिस को अकेले समझेंगे तो इसका मतलब होता है संकट, ठीक है। और पोली का मतलब कि बहुत ज़्यादा संकट, बहुत सारे संकट एक साथ। जैसे आर्थिक मंदी भी हो, यानी कि इकोनॉमी भी स्लो डाउन कर रही हो, महामारी आ गई हो कोविड जैसी, एनर्जी का संकट भी हो गया हो, जिस तरह से होर्मुज वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है अभी, ठीक है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन एक समस्या अलग से हो, 1-2 देशों में युद्ध चल रही हो, इस तरह अगर बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ जाती है तो इसको पॉली क्राइसिस बोला जाता है वैश्विक स्तर पे, ठीक है। एक ही समय पे बड़े संकटों का एक साथ उभरना जो आपस में लिंक भी हो, यानी जुड़े हुए भी हो। इससे क्या होता है, एक समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं, दूसरी समस्या को और बढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, ईरान अमेरिका का तनाव था, ऊर्जा का संकट था हॉर्मुज में। तो ये सारी समस्याएं एक साथ जुड़ के क्या बन जाती है? पॉली क्राइसिस बन जाती है। फायदा क्या है ये डिस्कस करने का? क्या एग्जाम में इसको सीधा पूछा जाएगा? संभावना लगभग 0% के आसपास है। लेकिन आप जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये सारी बातें एक साथ लिखने के बजाय अगर आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए ये लिख सकते हैं कि अब वर्तमान समय में पॉली क्राइसिस जैसे संकट जो है दुनिया में हो रहे हैं। तो ये पॉली क्राइसिस एक वर्ड लिखने का मतलब है कि आपने इतने शब्दों को एक शब्द में पिरो दिया, दैट इज पॉली क्राइसिस, है ना। तो इस तरह आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है और आपको इस तरह के शब्दों को लिख के रखना है। अब आगे देखिए, झालावाड़ अपना राज्य है राजस्थान का। इसकी 9 जो ऐतिहासिक साइट्स है, ऐतिहासिक जो धरोहर है, जैसे किले हो गया, महल हो गया, बावड़ी हो गया, इनको कानूनी मालिकाना हक दिया वहाँ के कलेक्टर ने। और ऐसा राजस्थान में पहली बार हुआ। देखिए, बेसिकली जो इस तरह की ज़मीनें होती है, इस तरह की जो जगह होती है, इनका कोई ऑफिशियल लीगल जो है स्थान बेसिकली नहीं होता।
ठीक है, ऐसे ही कोई किसी विभाग में रजिस्टर्ड है, कोई कहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन झालावाड़ में क्या किया, प्रॉपर इनको पट्टे जारी कर दिए। पट्टे जारी करने से क्या होगा, देखिए एक तो यहाँ पे अतिक्रमण रुक जाएगा, ठीक है, दूसरा सरकारी बजट इनको मिलेगा और इनके पर्यटन का विकास भी होगा। ये 3 फायदे जो है इससे होने वाले हैं। और कलेक्टर यहाँ के बोल रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि प्राचीन जो धरोहर है उनको मालिकाना हक मिला है। अब देखिए ये बेसिकली है तो आर्ट एंड कल्चर जो राजस्थान वाला पोर्शन है उसमें, लेकिन अब ये न्यूज़पेपर में सीधा था तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपन इसको एक बार देख लें। तो ये कौन कौन सी 9 ऐतिहासिक धरोहर थी उनके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। चलिए एक सेकंड, हाँ, तो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो है रोमन एक्वाडक्ट है। कौन सी है? रोमन एक्वाडक्ट। ये क्या है, 150 साल पुरानी जल की संरचना है। महाराजा पृथ्वी सिंह ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1875 में बनाई थी। तो रोमन एक्वाडक्ट आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि रोमन एक्वाडक्ट, गंगाधर का किला, बेसाल्ट की चट्टानें, मनोर थाना का किला, ये सब कहाँ पे है? तो आपको याद होना चाहिए झालावाड़ में। तो झालावाड़ में रोमन एक्वाडक्ट जो है जल की संरचना है, महाराजा पृथ्वी सिंह ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1875 में बनाई थी। फिर गंगाधर का किला है, गंगधार का किला ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी कुछ काम चल रहे हैं। गंगधार रानी का महल है, ये भी नक्काशी का बेजोड़ नमूना है। बेसाल्ट चट्टानें हैं जो लाखों साल पुरानी है, धरोहर के रूप में संरक्षित है, अत्यंत दुर्बल है इनकी प्रकृति के मामले में, यानी कि बहुत ही रेयर मिलती है। मनोर थाना का किला जो कि नदियों और जंगल के बीच घिरा हुआ है, जल और वन दुर्ग दोनों का अनूठा उदाहरण है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो हर दुर्ग की जो भी किला है उसकी प्रकृति के बारे में समझेंगे। जैसे कोई मान लो एरण दुर्ग है, कोई जल दुर्ग है, तो इसको देखेंगे आप तो जल और वन दुर्ग दोनों का संगम है। कौन सा? मनोर थाना का किला, जो कि अवस्थित है कहाँ पे? झालावाड़ में, जिसको अभी मालिकाना हक मिला है किसके द्वारा? वहां के जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद जो 4 है, बेगम का मकबरा है डग में, जो कि झालावाड़ में है। साजी संस्कृति, सद्भाव, प्राचीन वास्तुकला का यह भी उत्कृष्ट नमूना है। कोटड़ा भालता का महल, यह भी स्थापत्य कला से समृद्ध है। अब तक क्या गुमनामी थी, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ये चर्चा में है। बकानी का किला और रामानंद जी की छतरी, इनके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। ये सारी की सारी जो साइट्स है ये झालावाड़ जिले से संबंधित है और अभी एक जिला के आदेश से इनको, जिला कलेक्टर के आदेश से इनको जो है कानूनी हक मिल गया है। अब आप मेंस में कैसे यूज करेंगे? देखिए मेंस में भी जो आर्ट एंड कल्चर है वो आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर में किसी धरोहर के संरक्षण को लेके क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाता है कि राजस्थान जो है स्थापत्य और प्राचीन संस्कृति के स्थलों के रूप में काफ़ी समृद्ध है, लेकिन धरोहरों को उस तरह से संरक्षित नहीं किया गया जिस तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछा जाता है, तो इस तरह के सवाल के आंसर में आप ये यूज कर सकते हैं कि झालावाड़ मॉडल जो है प्राचीन स्थलों के संरक्षण में वो सबसे शानदार है। जब आप इस तरह का एग्जाम्पल दे देते हैं तो 1 से 2 नंबर आपके जो है उस आंसर में बढ़ जाते हैं, और यही बेसिकली वो नंबर होते हैं जो आपको बाकी से रेस में आगे करते हैं। अब आगे देखिए तापमान का जो संकट है, लगातार हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं कि भाई धरती जो है गर्म हो रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चंस के आंसर्स में हम डायरेक्ट लिखते हैं कि तापमान बढ़ रहा है तो इसका कोई वेटेज नहीं है। ये जनरल बात है, ये गाँव के अनपढ़ आदमी को भी पता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। आपको क्या, आपको डेटा के साथ में अपनी बात रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस आर्टिकल को अपन पढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया में 1991 से 2025 के बीच, 1991 से लेकर 2025 के बीच तापमान वृद्धि पहले की तुलना में लगभग दोगुनी रही है। यानी कि मान लीजिए ये 35 साल, इसके पिछले वाले जो 35 साल थे, यहां जितनी वृद्धि हुई है उससे 2 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है। तो एक तो ये जो इशू है ये सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला वो ये है कि 1991 से लेकर 2025 के बीच एशिया में जो तापमान है वो पहले के 35 वर्षों की तुलना में 2 गुना बढ़ा है, ठीक है। पहली चीज़ ये आ गई। और 2025 जो था वो अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म साल था। ये एक सीक्वेंस है 1961 से 1991 बेस लाइन तापमान युग था। उसके बाद 1991 से 2000 तक दोगुनी वृद्धि हुई, ठीक है। उसके बाद 2025 सबसे गर्म था, और भविष्य में अगर नहीं रोका गया तो विनाशकारी जलवायु संकट इससे पैदा हो सकता है। आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से देख लें। जैसे 1961 से 1991, फिर 1990, 1991 से 2025, यहाँ दोगुनी वृद्धि हुई है। 2025 सबसे गर्म था, और भविष्य में अगर नहीं रोका तो ये जो है संकट बड़ा बन जाएगा। एशिया के लगभग सभी देशों में 2025 में भीषण लू पड़ी है, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी दक्षिण एशिया में बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं,
आर्थिक और मानव क्षति में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि ये ऐसे संकट है जो एशिया में लगातार चल रहे हैं। अब समाधान क्या है? सरकारी नीतियों के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी ठोस प्रयास जरूरी है, यानी समाज को भी आगे आना पड़ेगा, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और जलवायु परिवर्तन को लेके जो प्रयास समाज द्वारा किए जा सकते हैं वो करने पड़ेंगे। और योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा, जमीनी स्तर पे योजनाओं को उतारना पड़ेगा। बेसिकली ये इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। इसमें एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या क्या है? देखिए, आजकल पैक्ड फूड का जो है काफ़ी ट्रेंड है। पैक्ड फूड का मतलब हो गया आपके जितने भी चिप्स हो गए, ठीक है, ड्रिंक्स में हो गए पैक्ड फूड, ठीक है, उसके अलावा बिस्किट्स हो गए, ठीक है, ये सारे किसमें? पैक्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं। अब इन सब पे जो है लेबल लगे होते हैं, यानी कि आप जब इनको ऊपर से पढ़ेंगे तो इनमें लेबल लगे होते हैं कि इनमें क्या क्या सामग्री यूज की गई है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कौन से मटेरियल इसमें यूज हुआ है, कौन से लाभदायक मटेरियल यूज हुए हैं, कौन से हानिकारक यूज हुए हैं, सारी बातें इस पर लिखी होती हैं। अब यहाँ इंडिया में एक कंसर्न है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था कि जितनी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे मान लो किसी चीज़ में लिखी है कि इसमें कैंसर है, उसमें कैंसर नहीं होती, लेकिन जो नहीं लिखी होती वो हानिकारक चीज़ें भी होती है, यानी कि दोहरी मार है। दोहरी मार कैसे है कि पैक्ड फूड पे मान लीजिए 5 अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, तो एक्चुअल में वो 5 नहीं है, 0 है, और एक्चुअल में 5 बेकार चीज़ें जो नहीं लिखी गई है वो उसमें है। क्या रीज़न है इसका? रीज़न इसका है ये है कि FSSAI, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि इन लेबल्स को चेक करना, वो चेक कर ही नहीं पाती। वो सर्टिफिकेशन झूठे हैं सारे के सारे, ठीक है। मैक्सिमम अगर आपको चिप्स में लिखा है कि 5 आइटम है तो आप मान के चलिए 5 जो है नेगेटिव आइटम्स भी उस पैक्ड फूड में यूज किए गए, चाहे तो वो उसको अच्छे से प्रिजर्व रखने के लिए, उसकी लाइफ को लंबा बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो, बट उसमें यूज किए गए। और जितनी अच्छी चीज़ें किसी पैकेट के ऊपर लिखी गई है तो ध्यान रखिए कि वो अच्छी चीज़ें उसमें नहीं है, और अगर है तो भी इतनी कम मात्रा में, इतनी कम क्वालिटी में, क्वांटिटी में है कि उनका कोई पॉजिटिव असर आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो एज ए इंडिविजुअल आपको पैक्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। पैक्ड फूड आपको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। अगर कोई ऑप्शन नहीं है देन इट्स ओके, अदरवाइज आपको पैक्ड फूड यूज नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल है 250 ml जो गन्ने का रस है, इसको बोला जाता है ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन उसमें 5+ चम्मच चीनी होती है। सोच के देखिए, 5+ चम्मच चीनी तो हो सकता है आप 5 दिन में भी ना खाओ, लेकिन अगर आपने 250 ml गन्ने का गिलास पी लिया तो उसमें 5 चम्मच चीनी है, लेकिन लोग उस पर नो एडेड शुगर का लेबल लगा के बेचते हैं। गन्ने का जूस जो कि पैक्ड आता है, ठीक है, खुला गन्ने का जूस वो थोड़ा नेचुरल है, वो ठीक है, लेकिन पैक्ड गन्ने का जूस उसमें 5 चम्मच चीनी यूज होती है, लेकिन ऊपर क्या लिखा थे? नो एडेड शुगर, कोई शुगर इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। इस तरह FSSAI की आपत्ति क्या है कि नेचुरल, हेल्दी, हार्ट फ्रेंडली जैसे लेबल लगा देते हैं लोग। कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, उसको दिल से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, यानी कि ना दिल की बीमारी से, ना दिल को ठीक करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर लिख देगा हार्ट के लिए अच्छा है। आपका मेरे जैसा बोला कस्टमर देखेगा, अच्छा ये तो दिल के लिए अच्छा है, पी लेते हैं इसको, वाकई में वो करता है नुकसान। जैसे अमेरिका में 2006 में 7 अप आपने भी देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक आती है, उसने हाई फ्रुक्टोस कॉर्न सिरप होने के बावजूद नेचुरल ड्रिंक का दावा करके बेचा, यानी कि ड्रिंक नेचुरल नहीं थी, लेकिन उसका दावा किया गया, ऊपर लिखा गया बड़े बड़े अक्षरों में नेचुरल है, मीडिया से विज्ञापन करवाया गया, उसमें लिखा वेरी मच नेचुरल, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बट एक्चुअल में अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हमें जो रेगुलेशंस है उनको ठीक करना पड़ेगा। क्या सुधार करना जरूरी है? देखिए FSSAI अभी क्या है, वाक्य मूल दृष्टिकोण। वाक्य मूल दृष्टिकोण का मतलब होता है एक उत्पाद की जांच करती है, जैसे पार्ले जी की जांच की। अब जब तक पार्ले जी की जांच की FSSAI ने, तब तक 20 ब्रांड के बिस्किट और आगे मार्केट में, इनकी जांच करने का एक्चुअल में समय नहीं है, और इन्होंने जो मर्जी लेबल लगा के अपने ऊपर बेच दिया ग्राहक को, ठीक है। जो जैसे बिस्कुट के ही हजारों ब्रांड है, अब इसको वैक मोल टेक्निक से कितना आप जांच कर लेंगे? नॉट पॉसिबल, आप जांच कर ही नहीं पाएंगे पूरी। भारत की क्या स्थिति है? भारत दुनिया की जो मधुमेह है, जो डायबिटीज है, उसकी कैपिटल है, उसकी राजधानी है। टोटल 150 करोड़ लोग हैं, उनमें से 10 करोड़ लोग जो है शुगर के मरीज हैं, दोगुने लोग मोटापे से ग्रसित है, लगभग 20 करोड़ जो है मोटापे से ग्रसित है। स्वास्थ्य जागरूकता के झूठे चलन बढ़ने लगे, यानी कि जैसे जब से अवेयरनेस आई है, आपको मेरे को पता चला है
कि यार ना ये हार्ट के लिए अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, ये इसके लिए खानी चाहिए, कहीं रील देखी, सोशल मीडिया पे कुछ और देखा, तो हमें जागरूकता आई। जब जागरूकता आई तो पैक्ड फूड हमने देखा, उस पे लिखा हुआ मिला हमें कि हार्ट के लिए अच्छा है, हमने तुरंत कंज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें लगा ये चीज़ हमें लेनी चाहिए, खानी चाहिए, क्योंकि हार्ट के लिए अच्छी है। यानी कि ये जागरूकता ज़्यादा नुकसानदायक हो गई, और इसकी वजह से झूठे दावों का जो चलन है वो बढ़ गया। उनको पता, लोग ना आजकल जानने लग गए और वो चीज़ पढ़ के लेते हैं, तो उन्होंने झूठा लिखना शुरू कर दिया। तो हमें बहुत एक्स्ट्रा जो है इसमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी पैक्ड फूड के मामले में। स्पष्ट और अटूट दिशा निर्देश बनाए जाएं, यानी कि गाइडलाइंस जो है फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जैसे FSSAI है, उसको प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी चाहिए, और फाइन और दंड की जो नियामकीय कार्रवाई है वो बहुत स्पष्ट और कठोर होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इस तरह के जो लेबल लगाते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और तीसरा है, कार्यकर्ताओं व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ सहयोग करके लोगों को वास्तविक चीज़ बतानी चाहिए, लोगों के सामने बात आनी चाहिए। जैसे हम बात करें इस तरह लोगों को सामने आके बात करनी चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि स्पेशली ये ज़्यादा नुकसान करता है बच्चों को, कम एज के। और आपको पता है, हमने फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में पढ़ा था कि हमारे जो बच्चों की है औसत, जो उनकी जिस हिसाब से एज के हिसाब से हाइट बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। एनीमिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जयपुर जो कैपिटल है राजस्थान की, उसमें एनीमिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपस में इंटरलिंक है, तो हमें इसमें अवेयर होना चाहिए, और हमारे एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नेशनल एथलेटिक्स जो अवार्ड है 2025 का, वो मिला है नीरज चोपड़ा जी को मेल और पारुल चौधरी को फीमेल। 11वीं ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है गुरुग्राम में हो रही है, 11 सदस्य हैं ब्रिक्स के, और 10 जो मेंबर है वो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का ही पार्ट है लेकिन मेंबर्स अलग अलग है। ठीक है, तीसरा जो है कोयला गैसीकरण परियोजना चल रही है, अमोनिया नाइट्रेट बन रही है, और पहली लखनपुर उड़ीसा में साइट बनने जा रही है। पोली क्राइसिस, जब बहुत सारे संकट एक साथ आ जाए उसको पोली क्राइसिस, और झालावाड़ जो प्रशासन उसने एक शानदार पहल करी है। FSSAI के बारे में हमने लास्ट में आर्टिकल डिस्कस किया था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही हो। फायदेमंद से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आई हो। कुछ चीज़ें हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख भी दिया करो कि इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारी लिमिटेशन है, हमें वीडियो को 20 से 30 मिनट के बीच में रखना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन दोबारा किसी टॉपिक को भी आप समझ नहीं आता, आप मुझे कमेंट कर देंगे तो अपन दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, जय हिंद।